आज के शो की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के नामांकन भरने से। आज पीएम ने तीसरी बार वाराणसी से सांसद पद के लिए नामांकन दाखिल किया। खास बात यह है कि भले ही पीएम वाराणसी से ना हो, मगर वो आज पूरे बनारसी रंग में रंगे दिखे। ये खबर दिखाएंगे आगे आपको विस्तार से। दूसरी खबर जुड़ी है धर्म के नाम पर हो रही धोखाधड़ी की। दरअसल आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनाने वाले फर्जी उपाधियों और जालसाजी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर महंतों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो रही थी। उज्जैन से दिखाएंगे ये खास खबर। तीसरी खबर है इंदौर से, जहां पहले तो कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया और फिर जब कल वोटिंग हुई तो वोटिंग प्रतिशत बुरी तरह गिर गई। अब सवाल यह है कि हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले इंदौर के लोगों ने कम वोटिंग क्यों की, उसके बारे में विस्तार से आपको आज बताएंगे। चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ नगर निगम के बदलते स्वरूप की। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नगर निगम चुनाव अपने स्टाइल से कराना चाहते हैं। दोनों किस तरीके के चुनाव की प्रक्रिया को चाहते हैं, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पांचवी बड़ी खबर है नक्सलियों से जुड़ी हुई। एक ओर जहां हमारे सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कामयाबी मिल रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष है कि लगातार सवाल पर सवाल उठा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बताएंगे आगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस से अपना नामांकन दाखिल किया। मोदी लगातार तीसरी बार बनारस से चुनाव मैदान में हैं। पर्चा भरने से पहले मोदी ने काल भैरव के दर्शन किए और गंगा पूजा की। बनारस के लोगों में मोदी के लिए जबरदस्त उत्साह है। कल के रोड शो के अलावा आज भी अपने सांसद को देखने बनारस वासी सड़कों पर उतर आए। पूजा पाठ से लेकर नामांकन भरने तक की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे सीधे बनारस से। मां गंगा मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। नामांकन के दौरान सीएम योगी भी पीएम के साथ मौजूद थे। पीएम के नामांकन में सबसे ज्यादा किसी पर अगर नजर लोगों की रही तो वो थे उनके 4 प्रस्तावक, जो कि सबका साथ सबका विकास का उदाहरण पेश कर रहे थे। उनके प्रस्तावक अलग अलग वर्ग से थे, जो पीएम के अलग अलग नजरियों को दिखा रहे थे। पंडित गणेश्वर शास्त्री स्वर्ण वर्ग, बैजनाथ पटेल ओबीसी वर्ग, संजय सोनकर दलित वर्ग, लालचंद्र कुशवाहा ओबीसी वर्ग।
काशी में आने वाले गुजरात से 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद मोदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव 2014 में बनारस और बड़ौदा से लड़ा था। तब उनको चुनौती देने अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आए थे, मगर केजरीवाल 4 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने बनारस को तकरीबन भुला दिया, मगर कांग्रेस के अजय राय लगातार तीसरी बार मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मोदी अब तक अपने राजनीतिक जीवन में कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। इस बार भी उनकी जीत के आगे कोई चुनौती नहीं दिख रही। भगवा रंग में रंगे कपड़े पहनकर किसी को ठगने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उज्जैन में साध्वी ममता जोशी ने महामंडलेश्वर की पदवी पाकर साधु संतों से तो लाखों रुपए ठगे ही, व्यापारियों को भी बाबा रामदेव जैसा हर्बल प्रोडक्ट बनाने का कारोबार करने का लालच देकर छोड़ा नहीं। जब तक ममता का भांडा फूटा तो उसे महामंडलेश्वर की पदवी भी अखाड़ा परिषद ने छीन ली है, तो पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। उज्जैन से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। भगवा चोला में नजर आ रही ये हैं पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने महंतों के साथ ठगी की है, ठगी भी धर्म के नाम पर। दरअसल मंदाकिनी पुरी ने महंतों को लालच दिया कि वो इनको महामंडलेश्वर बनवाएंगे, बदले में लाखों रुपयों की मांग भी की। लेकिन जब महंत को महामंडलेश्वर की उपाधि नहीं मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवा दी। खुद को फंसता देख मंदाकिनी ने जहर खाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अब आरोपी मंदाकिनी खतरे से बाहर हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। महामंडलेश्वर हैं, उनके खिलाफ चिमनगंज थाने में प्रकरण पंजीबद्ध था। आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं, तो उनसे महिला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरंजनी अखाड़े से संबंध रखने वाली मंदाकिनी ने महामंडलेश्वर बनवाने के नाम पर कई बार ठगी की कोशिश की, जिसमें से 2 मामले अब पुलिस के सामने आ चुके हैं। दरअसल निरंजनी अखाड़े के महंत सुरेश्वरानंद पुरी महाराज ने केस दर्ज करवाया था। 6 मई को उज्जैन में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। श्री पंचायत निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दिलाने का वादा किया। 15 अप्रैल 2024 को मंदाकिनी को 7.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन 7.5 लाख रुपए देने के बाद भी जब सुरेश्वरानंद पुरी महाराज को उपाधि नहीं मिली तो उन्होंने अखाड़ा मुख्यालय से संपर्क किया, जहां उनको पता लगा कि महामंडलेश्वर की उपाधि के बदले पैसे नहीं दिए जाते। उसके बाद सुरेश्वरानंद पुरी महाराज ने अपने पैसे मंदाकिनी पुरी से मांगे, जिसको देने से उन्होंने मना कर दिया। परेशान होकर मंदाकिनी के खिलाफ उन्होंने 6 मई को शिकायत दर्ज करवाई। हाँ, आज मैंने सुना है कि निष्कासित मंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी जो धोखाधड़ी मेरे से 7.5 लाख रुपए लिए और अन्य साधुओं से भी धोखाधड़ी की है, मेरे मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार किया है। मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। मुझे विश्वास है कि पूर्ण रूप से कानून मेरे साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे न्याय दिलाएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मंदाकिनी पुरी के खिलाफ जयपुर में भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई है।
10 मई को जयपुर के महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर ने महाकाल थाने में एफआईआर करवाई। उनके आरोप थे कि मंदाकिनी ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाने का झांसा देकर 8,90,000 रुपए लिए थे। ये राशि उन्होंने पिछले 7 महीने में अलग अलग किस्तों में ऑनलाइन ट्रांसफर की थी। महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर ने अपने आरोप में लिखा कि मंदाकिनी पुरी ने कहा था कि अखाड़े में प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। मैंने उनको बताया कि मैं निजी स्कूल के टीचर से संत बना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब पैसे आते जाएं भेजते रहना। मैंने पिछले 7 महीने में 8,90,000 रुपए मंदाकिनी के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इस दौरान मंदाकिनी ने दूसरे लोगों के अकाउंट नंबर भी दिए, लेकिन मैंने पैसे ट्रांसफर करने से मना कर दिया। उपाधि दिलाने के नाम पर पैसे लेने के मामले सामने आने पर मंदाकिनी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 7 मई की सुबह 11 बजे कीटनाशक पी लिया। मंदाकिनी जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। अस्पताल में वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। इसकी वजह से पुलिस उनके बयान भी नहीं ले सकी। अब अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस मंदाकिनी को अपने साथ ले गई है। उपाधि दिलाने के अलावा मंदाकिनी पर कई गंभीर आरोप भी हैं। जयपुर से हर्बल प्रोडक्ट खरीदे, बदले में पैसे नहीं दिए। हर्बल जूस के करीब 2 लाख रुपए नहीं दिए। मंदाकिनी ने जूस के पैकेट पर खुद के फोटो भी लगवाए थे। जूस का नाम विटाकल्प जूस रखा गया था। 500 पैकेट जूस हरिद्वार भेजे गए थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के पास मंदाकिनी के द्वारा किए गए फ्रॉड की कई शिकायतें पहुंच रही हैं, जो कि करोड़ों के बताए जा रहे हैं। धोखाधड़ी के शिकार होने वालों में बड़ी संख्या में साधु संत और बिजनेसमैन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बुरे काम का बुरा नतीजा। पुलिस से बचने के लिए साध्वी ममता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश तो की, मगर वो जेल जाने से बच न सकी। दरअसल जितने दिन ममता अस्पताल में रही, रोज किसी न किसी की शिकायत उनके खिलाफ आती ही रही। साधु समाज से लेकर समाज के किसी वर्ग को भी ममता ने ठगने से नहीं छोड़ा। क्या कम वोटिंग भी बदनामी का कारण बन सकती है? जी हाँ, यदि बात इंदौर जैसे साफ सुथरे, पढ़े लिखे और प्रबुद्ध शहर की होगी तो निश्चित ही कम वोटिंग अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। मगर इंदौर में तो ऐसा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान से हटने से बीजेपी नेता तो खुश हुए, मगर जब वोटिंग की बात आई तो कई जतन कर मतदान बढ़ाने की कोशिश की गई, मगर असफल ही रहे। वोटिंग प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले करीब 8% गिरा और इंदौर की जनता पर कई सवाल खड़े हो गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्लीन सिटी में वोटिंग क्लीन स्वीप। सबसे आगे इंदौरी क्यों रह गए पीछे? इंदौर में क्यों गिरा वोटिंग प्रतिशत? गिरते वोटिंग प्रतिशत का किसको होगा नुकसान? चौथे चरण की सबसे चर्चित सीट थी इंदौर, जहां गिरते वोटिंग प्रतिशत ने राजनीतिक दलों के सामने चिंता की लकीरें लाकर खड़ी कर दी। दरअसल यहां साल 2019 की तुलना में करीब 8% कम वोटिंग हुई है। 25,26,803 मतदाता थे। 15.5 लाख लोगों ने वोटिंग की। लगभग 61% वोटिंग हुई। इंदौर में कम वोटिंग होगी, इसका डर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को पहले से ही हो गया था। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की थी कि बारिश के बीच भी वोटिंग करने आइए, लेकिन इंदौर के लोगों ने उनकी नहीं सुनी। जिन लोगों ने मतदान नहीं किया वे तत्काल घर से निकलकर बिना बारिश की परवाह किए मतदान केंद्र पर जाएं, वोट डालें। राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के लिए और देश के विकास के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी को वोट डालें। इंदौर में वोटिंग कम होने का कयास इसलिए भी लगाया जा रहा था क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था। कांग्रेस के नेता उसके बाद नोटा मुहिम चला रहे थे ताकि बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत को नुकसान पहुंचाया जा सके। लॉन्ग वीकेंड होने से लोगों के शहर से बाहर जाने और गर्मी के तीखे तेवर को भी वजह माना जा रहा है। पिछले चुनाव में हुई वोटिंग का क्या रिजल्ट आया था? 2019 में इंदौर में 69.56% वोटिंग हुई थी। 16,29,595 वोट डले थे। बीजेपी को 10,68,559 वोट मिले थे। बीजेपी ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार 15.5 लाख वोट पड़े हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में नहीं था। कांग्रेस ने लोगों से नोटा में वोट डालने की अपील की थी। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें से नोटा को कितने वोट मिले होंगे। बीजेपी प्रत्याशी की जीत का मार्जिन अब की बार क्या रहेगा? हालांकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर विश्वास में है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है वो निकला है और उन्होंने वोट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और उसका परिणाम 4 जून को आ जाएगा। वहीं कांग्रेस अपनी डूबती नाव का जिम्मेदार बीजेपी को बता रही है।
कहीं ना कहीं आम जनता ने बीजेपी की जो बातें पसंद नहीं आई और जो उन्होंने चीज़ें की हैं उनको उन्होंने नकारा है और लगभग नोटा में काफ़ी बड़ा प्रतिशत उन्होंने वोट के रूप में दिया है। निश्चित तौर पर देश में सबसे बड़ा कीर्तिमान इंदौर में बनेगा कि नोटा में इतने वोट डले और लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। अब वो कारण जानिए जिसमें वोटिंग प्रतिशत प्रभावित हुआ। वीकेंड। सोमवार को वोटिंग से पहले वीकेंड की वजह से लोग छुट्टी पर निकल गए। लगातार 3 दिन छुट्टी होने की वजह से लोग शहर से बाहर चले गए और इंदौर में कम वोटिंग हुई। नोटा। कांग्रेस ने लोगों से नोटा में वोट डालने की अपील की। ये भी एक वजह थी कि लोग वोट करने से बचे हैं। गर्मी। दिन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज गर्मी की वजह से लोगों ने घर में बैठना पसंद किया। बारिश। शाम के वक्त इंदौर में तेज बारिश हुई, इसलिए जो लोग तेज गर्मी की वजह से वोट करने नहीं गए थे वो शाम को बारिश की वजह से भी नहीं जा पाए। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट। सोमवार को 10वीं 12वीं के नतीजे भी घोषित हुए, जिसकी वजह से कई अभिभावक अपने बच्चों के रिजल्ट देखने के चक्कर में वोट डालने नहीं पहुंचे। देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो चुनाव हुआ वो इंदौर में एक अलग मायने में याद किया जाएगा और इंदौर इस मामले में देश भर में चर्चित भी रहा, क्योंकि सूरत के बाद ये एकमात्र इकलौता ऐसा शहर था जो लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में कांग्रेस की चुनौती को ख़त्म कर चुका था। मतदान के पूर्व ही कांग्रेस का उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेता है, न केवल वापस ले लेता है बल्कि वो भाजपा में शामिल भी हो जाता है। ऐसी हास्यास्पद स्थिति का सामना कांग्रेस ने किया और इंदौर का चुनाव उसके संदर्भ में बड़ा रोचक भी हुआ और साथ साथ नीरस भी हो गया। कम वोटिंग का क्या नतीजा होगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अक्षय बम के कांग्रेस छोड़ने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। इंदौर हमेशा से बड़े नेताओं का शहर रहा है। राजनीति, शिक्षा से लेकर जागरूकता और सफाई में नंबर 1 रहना इंदौरियों की तो जैसे आदत है और जिद रही है। ऐसे में मतदान के मामले में फिसड्डी होना इंदौरियों को ही रास नहीं आ रहा। इंदौर के चौक चौराहों पर इन दिनों यही चर्चा है कि हम पीछे क्यों रह गए। इंदौर के बड़े बड़े स्वनामधन्य नेता भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव निपटते ही नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मगर बड़ा सवाल वही है कि महापौर सीधे जनता चुनेगी या जनता के चुने हुए पार्षद। भूपेश बघेल की सरकार ने चुनाव के नियम बदले थे, तो अब बारी बीजेपी की नई सरकार की है। क्या वो फिर पुराने नियम से चुनाव करेगी? छत्तीसगढ़ में अब कयासबाजी जारी है। नगर निगम के चुनाव किस आधार पर होंगे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के 3 चरण के बाद अब सबकी नजरें नगर निकाय चुनाव पर टिकी हैं। हर कोई चाहता है कि लोकसभा का टिकट ना सही तो नगर निगम में महापौर का टिकट हाथ लग जाए। लेकिन नवंबर-दिसंबर के बीच होने वाले चुनाव में एक और दिक्कत है कि आखिर चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। दरअसल साल 2019 के निकाय चुनाव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर, नगर पालिका और जनपद पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने नियमों में संशोधन किया था। साल 2019 के पहले छत्तीसगढ़ में जनता ही महापौर चुनती थी, मगर बदलाव के बाद पार्षद मिलकर महापौर को चुनने लगे। मगर अब एक बार फिर सरकार बदल चुकी है। बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तो सवाल उठता है कि क्या सीएम विष्णुदेव साय पुरानी प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे, जिसके तहत जनता ही महापौर को चुनेगी। अविभाजित छत्तीसगढ़ के वक्त से ही महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा था। 2019 में कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन किया। उसके बाद प्रदेश भर में अप्रत्यक्ष तौर पर सारे जगह पर चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, 48 नगर पालिका परिषद है, प्रदेश भर में 122 नगर पंचायत है। प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए नियमों में संशोधन करना होगा। नगर निगम चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस नेता महापौर चुनाव को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि जनता नहीं बल्कि पार्षद ही महापौर का चुनाव करे। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि जनता को सीधे महापौर चुनने का हक मिलना चाहिए। इसके अलावा आम जनता ने क्या कुछ कहा है, देखिए। मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया पहले से थी, जो प्रक्रिया सोच समझकर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनकी सरकार ने लाया था, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शहर के मुखिया को चुनने का अधिकार शहर की जनता को होना चाहिए, क्योंकि महापौर किसी एक वार्ड का नहीं होता, पूरे शहर का प्रथम नागरिक होता है। तो उस नाते शहर की जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना मुखिया स्वयं चुने। चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से ही होना चाहिए, कोई भी चुनाव, क्योंकि जनता वोट देती है। जनता वोट देती है उस अपने जो भी कैंडिडेट को,
लेकिन सरकार अपनी सत्तारूढ़ सरकार अपने ही उसको कार्यकर्ता को बनाती है इसमें महापौर, तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत रूप से भी उनका आकलन होता है और जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसको जनता जिताती है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए नियमों पर संशोधन करने वाली है, क्योंकि कई बार